तो अनअकैडमी की तरफ से बम्पर ऑफर चलाया जा रहा है एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए। और ये जो ऑफर है ये 8 मार्च से ही चालू है और 11 मार्च तक चलेंगे। इसके अंतर्गत अगर आप एनडीए का 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 12 महीने का एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप 6 महीने का एनडीए प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री एसएसबी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सिमिलरली आपको सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ के लिए जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 3 महीने का अगर आप लेते हैं तो 3 महीने का आपको एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो उसमें भी आपको 6 महीना एसएसबी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। बाकी अनअकैडमी का टारगेट एनडीए 1 के अंतर्गत प्रैक्टिस पीवाईक्यू और एमसीक्यू बैच जो है वो चालू होने वाला है मार्च 16 से और ये चलेगा अप्रैल 5 तक। साथ ही साथ लक्ष्य एयरफोर्स एक्स के अंतर्गत जो बैच कोर्स है वो चालू हो रहा है आज यानी कि मार्च 9 से और मई 31 तक चलेगा। साथ ही साथ एनडीए के लिए जो प्रैक्टिस बैच है एस एनडीए 1 के नाम से वो भी आज से चालू हो रहा है जो कि मार्च 9 है और ये अप्रैल 5 तक चलेगा। तो अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एफकैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं एफकैट का, सीएपीएफ का या फिर एनडीए का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा है। याद रखिएगा हमारा जो रेफरल कोड है वो मैट्रिक्स 10 है, यूज़ करने पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में और इस कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो रशियन एयरफोर्स ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया है यूक्रेनियन एयरफोर्स को, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रशियन एयरफोर्स यूक्रेनियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी बड़ी भी है। लेकिन फिर भी रशियन एयरफोर्स को लॉसेज झेलने पड़े हैं एयर टू एयर कॉम्बैट में भी और सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा भी। तो एयर डोमिनेंस रोल के लिए मोस्टली रशियन एयरफोर्स द्वारा यूज किए गए हैं Su-35s और Su-30SMs और बीवीआर कॉम्बैट के लिए इन एयरक्राफ्ट द्वारा यूज करी जा रही थी R-77-1 जो कि इम्प्रूव वर्जन है R-77 मिसाइल का, जिसके एक्सपोर्ट वर्जन को RVV-SD भी कहते हैं। तो मिसाइल के मामले में, एवियोनिक्स के मामले में जो रशियन एयरक्राफ्ट हैं वो काफी ज्यादा आगे हैं यूक्रेनियन Su-27 और MiG-29 से। और इसका जो रिजल्ट है वो हमें एयर टू एयर कॉम्बैट में दिखा। मल्टीपल जो यूक्रेनियन Su-27 हैं और MiG-29 हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। इवन S-400 ने भी काफी अच्छा काम किया, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी अच्छे पायलट की जान चली गई। यूक्रेन के फेमस ग्रे वुल्फ कर्नल ओलेक्जेंडर ओक्साशेंको ने Su-27 क्रैश में अपनी जान जो है वो गंवा दी। ये काफी फेमस यूक्रेनियन Su-27 डिस्प्ले पायलट थे। तो इनका एयरक्राफ्ट एक्चुअली हिट हुआ था कीव के स्काइज में। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मिसाइल्स हैं वो तैनात की गई थी बेलारूस में और कम से कम 150 किलोमीटर दूरी से इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया है। तो S-400 की कॉम्बैट वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर हो जाती है। तो ये जो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये भी पार्ट है रशिया के एयर डोमिनेंस पैकेज का। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं गया है। यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि कई एडवांस रशियन एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर शूट डाउन किए गए हैं, जिसमें Su-30SM से लेकर Su-34 और Su-25 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो ये शो करता है कि कंप्लीट एयर डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने में एक ऐसी एयरफोर्स के अगेंस्ट में जो कि आपके कंपैरिजन में काफ़ी वीक है, रशियन एयरफोर्स को परेशानी आई है और उन्होंने अपने एडवांस एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर खोए हैं। और यहाँ से हमें एक्चुअली पता लग रहा है कि जो सेल्फ डिफेंस स्वीट होता है एक एयरक्राफ्ट का वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हैं उनके कंपैरिजन में जो रशियन एयरक्राफ्ट हैं उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस और इनकमिंग थ्रेट के अगेंस्ट में जो काउंटर मेजर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। ज़्यादातर रशियन प्लेटफॉर्म में आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं मिलेंगे और इनकमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में आपको टोट डिकॉय जैसे ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ इंटरनल जैमिंग की भी यहाँ पर कमी है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो 70s 80s के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं यूक्रेन के पास वो इन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया यहाँ से कुछ लेसन्स को ले और हमारे जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनके सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। बाकी एक और कमी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रशियन एयरफोर्स की, जहाँ पर हमने उनके सीड मिशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ लैस है। साथ ही साथ लॉन्ग रेंज की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट में चल रही हैं, जैसे कि रुद्रम 1 मिसाइल हो गई। लेकिन एक फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट होता है उस पे काम करना बहुत जरूरी है, जिसमें सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए बेटर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हो गए, टोट
डिकॉय हो गए, इंटरनल जैमिंग कैपेबिलिटी हो गई, ये सब शामिल है। तो अगर हम टोड डिकॉय की बात करें तो ये बहुत मेजर अपग्रेड नहीं है, इसको ऐड किया जा सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। इंटरनल जैमिंग की बात करें तो यहाँ पर मेजर डिज़ाइन चेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं, तो कई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, पर जो फ्यूचर में एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। बाकी मॉस जो है उसको हम एक्चुअली इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, और DRDO द्वारा यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। उनके द्वारा DC मॉस यानी कि ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इसको सुपर सुखोई के अपग्रेड में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ ये या फिर इसका कोई वर्जन जो है वो तेजस मार्क 2 में भी यूज किया जाएगा। तो मॉस को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में, और इस पर हमें विचार करना चाहिए। बाकी जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे कि SU-25 हो गया, इंडिया के केस में जैगवार्स हो गए और हेलीकॉप्टर्स हो गए, इनको खतरा रहता है मैन पैड से यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से। और ये जो मिसाइल्स होती हैं ये मोस्टली IR मिसाइल्स होती हैं, तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं DIRCM को यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को। तो हमारे जैगवार्स में ये चीज़ नहीं है, कई हेलीकॉप्टर्स में ये चीज़ नहीं है, जिसको इंक्लूड करने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि जो मैन पैड्स हैं वो काफ़ी बड़ा खतरा निकल कर सामने आ रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो SU-25 द्वारा यूज़ किए जाते हैं DIRCM को, लेकिन तब भी उन एयरक्राफ्ट को मैन पैड्स द्वारा हिट किया गया है। लेकिन ये बात भी हम बता दें, क्योंकि इसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है, एयरक्राफ्ट को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो DIRCM की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ उसके यूसेज पर भी डिपेंड करता है। अगर प्रॉपरली DIRCM को यूज़ नहीं किया जाता है तो वो मिसाइल को डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय अट्रैक्ट भी कर सकता है, तो इस पर काम होना चाहिए। साथ ही साथ जो फ्लेयर्स होते हैं वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है इनके अगेंस्ट में, पर फ्लेयर्स आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप श्योर हो कि मिसाइल आपकी तरफ आने वाली है, और लो फ्लाइंग में ज़्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है, और इसकी भी नॉलेज नहीं होती है कि मिसाइल कब लॉन्च होगी। तो इस केस में जो DIRCM है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर हमें काम करना चाहिए ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म्स की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा सकें। आई होप चीज़ें क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।